जिस तरीके से ये सारी परिस्थितियां हैं वो तो कुछ अजीब है। ट्रंप केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, ट्रंप की जो बयानबाजियां हैं वो कहां से कहां जा रही है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मोदी जी को इस समय टारगेट करने का क्या मतलब बनता है डॉक्टर संदीप, जब वो अपना खुद के युद्ध में फंसे हुए हैं, खुद का युद्ध उनसे संभल नहीं रहा है, इस बीच में भी भारत पाकिस्तान को लेकर के दावा करना ट्रंप की, उसको क्या समझा जाए, क्या माना जाए? असल में वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं, या फिर इन सारी चीजों की आड़ में वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या माना जाए इसको? देखिए राम प्रकाश जी, जो ट्रंप हैं वो एक हैबिचुअल लायर हैं बेसिकली। वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके ऊपर एक खबर छापी थी कि 5 साल के भीतर उन्होंने 30,527 झूठ बोले हैं। झूठ बोलते हैं केवल वो, और जो वो बोलते हैं वो करते नहीं, जो वो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। तो राम प्रकाश जी, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का भी 30 से 40 बिलियन डॉलर, मैंने 30 से 40 बिलियन डॉलर खर्च हो चुका है इस वार में। 13 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, 300 ट्रूप्स उनकी घायल है। वो बता नहीं रहे हैं दुनिया को। ईरान के 2000 लोग मारे गए हैं, उसमें सैनिक भी शामिल हैं, उनके नागरिक भी शामिल हैं। तो अमेरिका को बहुत हद तक एक क्षति पहुंचाई है ईरान ने, और ईरान और अमेरिका की जो सामरिक सामर्थ्य है उसका कहीं कोई कोई तुलना नहीं है। रही बात बेसिकली भारत पाकिस्तान वार को रुकवाने की, तो उनसे किसी ने कहा भी नहीं था कि आप वार रुकवाइए। वो खुद अपने आप स्वघोषित पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं। जैसे वो और उन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे, ऐसा कोई ऑफिशियल बयान तो आया नहीं था। बाद में जब वो वार रुक जाता है उसके बाद ये क्लेम आने लगते हैं उनकी तरफ से। लेकिन एक बात है ये कि जब वो क्लेम करते हैं, मुझे नहीं लगता, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं और जानते हैं सारी चीज़ों पर नज़र मुझसे ज़्यादा रखते हैं, भारत सरकार ने कितना खंडन किया है कि उन्होंने इस वार को रुकवाने का जो दावा ठोका, उस पर बार बार वो ठोक रहे हैं और बार बार वो एक तरह से अपमान भी करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने उसका कितनी बार खंडन किया, क्योंकि ये सब कुछ वार के दौरान या फिर वार के बाद रुकने के बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद ये क्लेम शुरू हुआ। और उसमें ऑफ कोर्स ये ट्रंप की जो जितनी बार वो इन बातों को कहते हैं उतना उनका दावा मजबूत होता है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत का वार रुकवाया था। लेकिन मसला ये है कि उसमें जब अगर वार उन्होंने रुकवाया तो भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो हमारे उतनी अच्छी खासी संख्या में सिविलियंस मारे गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या बातचीत हुई थी। क्या पाकिस्तान की उतनी क्षति हुई, पाकिस्तान की तरफ से क्या आतंकवाद रुक गया, क्या इस तरह का कोई एस्केलेशन हो रहा, मैंने अब एकदम नहीं होगा, इस तरह की कोई शर्तें थी, किस तरह की, कौन वार में इन्वॉल्व था, ट्रंप ने क्या कहा। बस एक ही बात जो ट्रंप कहते हैं वही सब निकल के आता है। तो बहरहाल इस पर भी स्पष्टता की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। रही ये जो युद्ध चल रहा है इसमें बहुत नुकसान हुआ है और ट्रंप इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको साफ साफ ये मैसेज मिल चुका है कि उनको इस वार में घसीट लिया है इजराइल ने। और एक्चुअली ट्रंप का बस एक ही फायदा था, जो वो इजराइल के साथ आ रहे थे कि ईरान पे कब्जा हो जाएगा तो अपने हिसाब से वो तेल की लूट और तमाम तरह के संसाधनों की लूट में शामिल हो जाएंगे। होता भी यही कि अगर ईरान, पहले से ही सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका का दोस्त है, ईरान पर कब्जा हो जाता तो पूरा जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ, उस पर ये लोग नियंत्रण कर लेते। ये लोग नहीं, अमेरिका नियंत्रण कर लेता। और ट्रंप दूसरे देशों से भी अपने हिसाब से चीजें करने लगते। वो देखिए, दुनिया के कोई भी देश हो उस पर अपनी शर्तों पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो ईरान अटैक कर रहा है अमेरिका के बेसिस पर, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो जो दूसरे भी देश हों, छोटे जितने भी देश हैं, उनके बेसिस पे हमला किया है। वहाँ एक्चुअली वो लोग रिटेलिएट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो झूठ मूठ का इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को घेरा गया है, और वो ये भी जान रहे हैं कि इजराइल ने अमेरिका को इसमें शामिल करके और बड़ा एक अपना काम करने की कोशिश की है, जो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, उनको ये भी डर है कि अमेरिका को फ्री हैंड मिल जाएगा, ईरान अगर
उनकी शर्तों पर माने कंट्रोल हो जाता है या उनकी शर्तें स्वीकार कर लेता है ट्रंप की, तो ट्रंप वहीं रुकने वाले नहीं है। आप देखिए वेनेजुएला में जो उन्होंने किया, वो ग्रीनलैंड में करना चाहते थे, वो मैक्सिको के साथ करना चाहते हैं, वो कनाडा के साथ करना चाहते हैं, वो किसी भी देश, भारत के साथ भी उन्होंने किया है। भारत के लोग माने या न माने, लेकिन उन्होंने जो ट्रेड डील किया वो क्या है? विपक्ष लगातार कह रहा है कि एक तरह का ये उपनिवेशीकरण है, मतलब कॉलोनी बना लिया है उन्होंने हमको अपनी। जिन चीजों की नहीं जरूरत है वो भी वो ट्रेड डील में हमसे कर रहे हैं, हमारे ऊपर उन्होंने उन सब सारी चीजों की आयात के लिए मजबूर किया है हमारी सरकार को, जो हमें जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है कि जितना आप खरीदते थे आपको इतना खरीदना पड़ेगा। ये कोई ट्रेड डील थोड़ा ही है, ये तो एक तरह से कहा जाए कि जबरदस्ती है। और इस जबरदस्ती को ही मैंने, उपनिवेशीकरण भी क्या था, उपनिवेश काल भी यही था, जबरदस्ती ही था कि इंग्लैंड चला वहां से और उसने भारत को कहा कि हमारी कॉलोनी है। अरे भाई तुमसे हमसे क्या लेना देना है? मैंने 1498 में हमें वास्को डिगामा ने पूरी दुनिया से जोड़ा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए व्यापारी इंग्लैंड से, फिर वो हमारे देश के मालिक बन गए। तो मालिक भी लोग धीरे धीरे ऐसे ही बनते हैं। तो क्या भारत अमेरिका को अपना मालिक बना रहा है? क्या भारत के जो प्रीमियर हैं, भारत की जो सॉवरेनिटी है उसको उन्होंने अमेरिका को गुलामी में दे दी है? ये वो सब सवाल हैं जिस पर हमको लगातार चिंतन की जरूरत है। वो सवाल हैं जिनके जवाब हमको नहीं मिल रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर संदीप, ये जो स्मार्ट प्ले है, इस स्मार्ट प्ले से काम चल जाएगा? आप जब दुनिया में आरोप लगेंगे चुप रहेंगे और देश में आप देश के लोगों के साथ स्मार्ट प्ले करते रहेंगे, लोग लाइन में लगे, आप कह रहे कोई समस्या नहीं है। देखिए राम प्रकाश जी, बड़े शानदार लेख 2-3 लिखे गए इधर बीच। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, सलमान खुर्शीद ने लिखा था, और लगातार लोग लिख रहे हैं, सभी पढ़ते रहते हैं। देखिए भारत ना ही विदेशों के फ्रंट पर सक्सेस है, ना ही अपने भीतर सक्सेस है। सही कहा हमारे साथियों ने, सभी ने मोटा मोटी एक ही बात कही है। मुझे तो बार बार वो किताब याद आती है। मैं ऑस्ट्रिच गया हुआ हूँ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी गया हूँ। 60 से 70 लाख ज्यूस को मारा था हिटलर ने, ऐसे मारा था। और मैं वहां गया हूँ, जब भी मैं याद करता हूँ तो सिहर जाता हूँ। एली विजल एक होलोकास्ट सर्वाइवर थे, यहूदी थे, अभी शायद जिंदा है या मर गए, हाल ही मरे हैं। उनकी एक किताब है नाइट नाइट, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, कई बार पढ़ी है। सही बात है कि आपके साथ हुआ तो वो दुख था। आप कर क्या रहे हो? फलस्तीन बेसिकली इस दुनिया का 21वीं शताब्दी का दूसरा ऑस्ट्रिच है। तो ऐसी स्थिति में ये मानवता के कलंक हैं ये सब। बिल्कुल ये जो रूस का है प्रीमियर जो नेता है, वो भी बोरिस, क्षमा करिएगा, क्या नाम है उनका, नेतन्याहू, पुतिन, मोदी और ट्रम्प। मोदी जी की समस्या क्या है कि उनको तो थोड़ी क्लैरिटी भी है, उन सबको उनका अपना एक इतिहास रहा है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल से बताता चलता हूँ राम प्रकाश जी। एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, आर्थिक इतिहासकार है, मेडिसन, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली दुनिया में ना एक ही समय में अकबर 1556 से 1605 तक राजा था भारत का। 13 साल की उम्र में बैरम खान के नेतृत्व में बना था। उसी समय इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, 1558 से 1603। और आपको बताता चलूं कि अभी का इंग्लैंड अगर एक पावर है तो जस्ट एलिजाबेथ फर्स्ट की वजह से है। वही वो महिला थी जिसने खूब पैसा खर्च किया नेवी पर, खूब पैसा खर्च किया साइंटिफिक डेवलपमेंट्स पर। और वो महिला ने एक्चुअली जो रोमन कैथोलिक्स थे और जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उनके बीच का जो द्वंद्व था उसको उसने खत्म किया, और उसकी वजह से शांति थी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? चूंकि ना ही कोई कूटनीति अता पता है, ना कोई विदेश नीति अता पता है, इस देश में तो जम के हिंदू मुसलमान करवाते हैं। वहां जाके पता नहीं ऑफ कैमरा पैर भी पकड़ लेते होंगे जो धनी मुसलमान है। अब यूएई के जो मुसलमान है, सऊदी अरेबिया के मुसलमान है, कुवैत के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं, ओमान के हैं, छोटे छोटे देश अक्सर मिलने जाते हैं वो। ये मत समझिए, एक्चुअली हमारी रेमिटेंसेस का 40% उन्हीं देशों से आता है। बहुत धनी देश हैं गल्फ के देश, तो ये जाके पैर पकड़ लेते हैं वहां। यहाँ गरीब मुसलमानों को ये हटा देते हैं, मरवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, और ये सब कुछ उनकी प्रोपेगेंडा एजेंडा का पार्ट है। तो ये सब विनाश की नहीं। रामप्रकाश जी, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि पीस से प्रोग्रेस है। अकबर के समय में 25% थी जीडीपी भारत की। पूरी दुनिया का जो भारत जो था ना, वो सोने की चिड़िया थी। अकबर के समय में भारत और इंग्लैंड बराबर था। मैंने इंग्लैंड से भी आगे था। पूरी दुनिया का 1/4 जो धन था वो भारत के पास था। भारत सोने की चिड़िया थी हकीकत में।
और उसको माने भारत को आगे बढ़ना है तो उसको क्लैरिटी रखनी थी, भारत को इन सब सारी चीजों पर काम करना था। कहीं कोई भारत के भीतर कोई नीति में क्लैरिटी नहीं है, भारत के बाहर जो उसकी विदेश नीति है, कूटनीति है, उसका भी बंटाधार कर दिया। भारत हमेशा से तटस्थ रहा है, मानवता के लिए सबसे पहले झंडा फहराने वाला देश रहा, हमेशा दुख में देशों के साथ खड़ा रहा है और किसी के साथ भी अत्याचार का कभी पैरवी करने वाला नहीं रहा है। आप एक दिन पहले जाते हो इजराइल, आप 5-6 दिन लगा देते हो आयतुल्लाह खुमैनी को। देखिए ईरान के भीतर कॉन्फ्लिक्ट है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी भी एक बड़े सेक्शन को वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनकी मौत को इतना दिन निंदा में लगाना, मैंने निंदा नहीं, क्षमा करिएगा, मैंने उस पर आपने कंडोलेंस किया कितना 5-6 दिन बाद। ये सब बता रहा है कि सब कुछ जो है ना, एक तो इनके मंत्री ने अभी कहा हाल ही में, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि हम कोई दलाल थोड़े ही हैं। अजीबोगरीब हालत है भाई। तो जब मतलब इस तरह की स्थिति है कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग। कुल मिला के स्थिति ये है कि सब कुछ इन्होंने खराब कर दिया है।